वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 5 के आर्टिकल नंबर 5.1 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस कर रहे थे। और इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बेस के ऊपर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, के यूनिवर्स के अंदर मौजूद हर एक जिस्म दूसरे जिस्म को अट्रैक्ट करता है। That force which is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट देयर मासेस, कहते हैं जो कि उसके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के। मसलन ये एक आपके पास ऑब्जेक्ट है m1, ठीक है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है आपके पास m2। ये इसके सेंटर से एक फोर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इसके सेंटर से एक फोर्स इसकी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। लेकिन दोनों की नेचर सेम होगी, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे, ठीक है। तो एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि इनके सेंटर से जो दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस है, कहते हैं वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्लियर होगी बात? कि यानी कि जितना आप फासला बढ़ाते जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आप एक मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे तो दूसरी मैग्नीट्यूड अपने आप क्या होती जाएगी? डिक्रीज़ होती जाएगी। कहते हैं जैसे ही आप फासला ज़्यादा करते जाएंगे फोर्स क्या होना शुरू हो जाएगी? डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। फासला कम कर देंगे दोनों के दोनों तो फोर्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या था? आपके पास एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था जो कि न्यूटन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब हम दोनों इक्वेशन को एक जगह पर समराइज़ करते हैं तो हमारे पास आ जाता है m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल जी, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल जी कहते हैं। इसको हम ग्रेविटी कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। ये जी जो सा होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशन, और इसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू जो उनसी होती है बहुत छोटी है, ठीक है, क्योंकि -11 है तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल जितना छोटा माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ही उसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? छोटा निकलेगा। कहते इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होने की वजह से इसलिए ये हमें फील नहीं होती, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान ये वैल्यू हमें क्या होती है? महसूस नहीं होती। और वैसे भी हमारे पास जो हमेशा एक चीज़ डिस्कशन के लिए रहेगी, आगे चल के भी रहेगी, कि मास ऑफ अर्थ हमारे पास क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हर चीज़ क्या होती है? ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती है एक सिग्निफिकेंट फोर्स की वजह से, ठीक है। और जो वेट होता है अन ऑब्जेक्ट का, वो रिजल्टेंट जो क्या होता है इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करता है? महसूस करता है। इसलिए हर चीज़ ज़मीन की तरफ क्या होती है? मूव करती है। तो ज़मीन और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो ये कैपिटल जी की वैल्यू इतनी स्मॉल होती है कि हमें वो ज़्यादा फील नहीं होती। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ। कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ का आपस में रिलेशनशिप भी है, न्यूटन थर्ड लॉ। अब देखें, एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन सेम इन अ मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए ये आपके पास ज़मीन है, ठीक है। अभी मैंने बताया ज़मीन का वेट इतना ज़्यादा है कि वो हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। अपने सेंटर की तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ये इसका फासला है तो हर चीज़ को वो क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। मैं इसकी बड़ी आसान सी आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आप 10 ईंटें उठाएंगे, 10 ईंटें उठाकर आप उसको एक ख़ास डिस्टेंस पर लेकर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी 10 ईंटों का वेट उठाने के लिए। जब आप उसको उठाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा के उसको एक ख़ास डिस्टेंस पर लेकर जाएंगे। जैसे ही आप ब्रिक्स के ऊपर से फोर्स को रिमूव करेंगे तो ब्रिक्स क्या होंगी? एकदम बहुत तेज़ी के साथ नीचे आएंगी। वो क्यों नीचे आएंगी? क्योंकि आपने उनके ऊपर फोर्स जो लगाई है, यानी कि आपका एक्शन जो उनसे है वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा तेज़ आया। इसके कंपैरिजन आप एक टिश्यू पर उठाकर एक हाइट तक ले जाएं जिसके ऊपर आपको कोई मिनिमाइज सी बड़ी मामूली सी फोर्स लगानी पड़ेगी। जब आप उसको एक ख़ास हाइट पर लेके जाएंगे, जैसे ही आप उसको ड्रॉप करेंगे तो टिश्यू बड़ी स्लोली नीचे आएगा कंपैरेटिवली टू ब्रिक्स।
क्योंकि ब्रिक्स को आपको उठाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी, आपका एक्शन बहुत ज़्यादा था, इसलिए रिएक्शन भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा था। ठीक है, आप टिश्यू पेपर को जब आपने ऊपर मूव करना शुरू किया तो उसके लिए आपको बड़ी माइनर सी फोर्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो एक्शन की क्वांटिटी आपके पास कम थी, तो रिएक्शन की क्वांटिटी रिजल्टेंट अपने आप ही क्या हुई, बहुत कम आई। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जो एक्शन और रिएक्शन क्रिएट होता है इस फिनोमेना के अंदर, वो ग्रेविटेशन की वजह से होता है। आर इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, कहते हैं दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, मसलन ये मास है, इसने नीचे की तरफ ही आना, अब जितना इसका मास ज़्यादा होगा उतनी ही फोर्स के साथ यह होगी, नीचे आएगी। तो इक्वल मैग्नीट्यूड होती है बट ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। ये कॉन्सिक्वेंट ये कंसिस्टेंस न्यूटन लॉ के थर्ड लॉ पर है, जो कि ये कहती है कि एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट इन रिएक्शन, यानी कि जितना आपका एक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका रिएक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि जितना किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसको ज़मीन उतने ही मास यानी कि उतनी फोर्स के साथ अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी।